नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? घर पर सब अच्छी तरह से अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पिछले वीडियो में हमने काव्य 5 हिंद देश के निवासी उसका अध्ययन किया था। काव्य आपको याद करनी है हाँ? और उस काव्य में भिन्न भिन्न जाति के, धर्म के, रंग, रूप, वेश चाहे अलग अलग हो, लेकिन सब भारतवासी विविधता होने के बावजूद भी एक रूपता से रहते हैं। यह सीख हमें मिलती है कि चाहे हम कितनी भी विविधता क्यों न हो, लेकिन हम भारत में रहते हैं, इसीलिए हम सब भारतवासी हैं। तो इसी काव्य का अध्ययन आगे हम करेंगे अभ्यास और स्वाध्याय के रूप में, जो हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। प्रश्न 2ब में आपको दिया गया है, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण एक दिया है, सोहन पढ़ रहा है। तो आपको ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे रिंकल, तो रिंकल पढ़ रही है। सोहन खेल रहा है। हरेश पढ़ रहा है। मेघा पढ़ रही है। तो आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण बना के अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं और अच्छी तरह से यह आपको गोला भी बनाना है ताकि आप लिख सके। प्रश्न 3 है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो आपने पूरी काव्य पढ़ी है और उसका अध्ययन भी किया है, लेकिन आपको पूरी काव्य नहीं लिखनी, उसका भावार्थ नहीं लिखना। आपको सिर्फ 2 पंक्ति दी गई है, उनका ही भावार्थ लिखना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी कि भारत देश में रहने वाले लोग रंग, रूप, पहनावे और भाषा भले अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोग की मातृभूमि भारत ही है, चाहे वह रंग रूप वेश भाषा चाहे क्यों उनके अलग अलग न हो, लेकिन वह सब भारत देश में रहने वाले हैं। इसीलिए वह विविधता होते हुए भी हम सब एक समानता धराते हैं। प्रश्न 4 आपको दिया है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। आपको एक परिच्छेद दिया गया है जिसमें औरत और लड़की 2 शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपको औरत के स्थान पर आदमी और लड़की के स्थान पर क्या रखना है? लड़का। यह रखकर आपको परिच्छेद फिर से बनाना है और अपनी नोट में लिखना है। परिच्छेद कुछ इस प्रकार है, एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाँव में के नीचे चल रही थी। लेकिन आपको ये पैराग्राफ अपनी नोट में औरत की जगह आदमी और लड़की की जगह लड़का शब्द रखकर लिखना है। जैसे कि एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा था। तो आपको इस परिच्छेद को अपनी नोट में आंसर के रूप में लिखना है। यह परिच्छेद आप नहीं लिखेंगे औरत और लड़की वाला तो चलेगा, आप डायरेक्ट इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। आगे स्वाध्याय है। स्वाध्याय में प्रश्न 1 आपको दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपने सबने पूरी काव्य अच्छी तरह से समझी है, तो आप चारों प्रश्नों के उत्तर अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फिर भी पहला प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वे अलग अलग धर्म को मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी हिंदवासी रूप, रंग, पहनावे और भाषा में और धर्म में अलग अलग होते हुए भी उनमें विविधता है, फिर भी वह एक है। दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? तो काव्य पंक्ति आपको जो
दिखाई गई है उसमें आपने जो जो फूलों का वर्णन देखा है वही फूलों का वर्णन आपको लिखना है। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूलों के तरह तरह के फूलों के वर्णन आपने देखे हैं। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदी का उल्लेख है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो नदियाँ अलग अलग स्थानों से आती है, फिर भी वह सब एक समान है, क्योंकि अलग अलग स्थानों के अलग अलग मार्गों से आते हुए भी अंत में वह सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक है, जाति उनकी एक है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहते हैं। प्रश्न 2 है स्वाध्याय का, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको एक शब्द चुनकर बाकी के शब्द में से कौन सा ऐसा शब्द है कि जो समानार्थी नहीं है। आपको 4 ऐसे कोष्टक दिए गए हैं। पहले कोष्टक में हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर का ले तो पंथ तो राह होती है, रास्ता भी हो सकता है। पंथ, राह और रास्ता ये तीनों समानार्थी शब्द है, लेकिन पैर जो है वह समानार्थी शब्द नहीं है। तो हम किस पर घेरा करेंगे? पैर के ऊपर। तो यह शब्द पर आप घेरा कीजिए और बाकी के जो 3 शब्द है उनका आप अच्छा सा एक वाक्य बनाएंगे। अब वो तो आप 7वीं कक्षा में वो तो आप खुद बना सकते हैं। दूसरा शब्द है उसी तरह कुसुम, पुष्प, फूल और कांटा। तो कुसुम का अर्थ पुष्प भी हो सकता है और फूल भी हो सकता है, और पुष्प, कुसुम और फूल होता है, लेकिन कांटा कभी नहीं होता। तो कांटा जो शब्द है उस पर आप घेरा बनाएंगे। तीसरा है कोष्टक है, उसमें आम, अनूठा, अनोखा, निराला 4 शब्द दिए हैं। इनमें से आम शब्द जो है वो एक फल का नाम है और वो इन तीनों शब्द से अलग है। तो आप आम शब्द पर घेरा बनाइएगे। अनूठा यानी निराला और अनोखा, और निराला यानी अनोखा और अनूठा। अंतिम चौथा शब्द जो है वो है जन, मनुष्य, मानव और स्त्री। तो इस कोष्टक में स्त्री शब्द जो है वह अलग है, तो आपको स्त्री शब्द पर घेरा बनाना है। और यही कोष्टक आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से बनाएंगे और उसके नीचे आप जो शब्द समानार्थी है उन 3 शब्दों का वाक्य प्रयोग भी करेंगे। उसके नीचे आपको भाषा सत्ता दी गई है, जिसमें एक संवाद दिया है। जो संवाद इस प्रकार है, प्रियंका, मीना आज तो चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? तो मीना कहती है, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आप भी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी। अब आप बताइए आपको इसमें क्या सीखने को मिलता है। संवाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रख सकते हैं, लेकिन सामने जो शब्द बोले जा रहे हैं उसमें कहीं मैं, मुझे, आपको, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आज उन्हीं शब्दों के बारे में समझ पाएंगे। विषय के आधार पर आपको प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 1 में दिया है, उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि संवाद में कौन कौन सी व्यक्तियों का नाम दिया गया है। जैसे कि पहला हम देखें तो संवाद में सबसे पहले प्रियंका का नाम है, मीना का है और सीमा का। दूसरा प्रश्न जो है वह इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए
जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी सूची बनाइए। यानी कि प्रियंका के लिए कौन कौन से सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो प्रियंका के लिए आप सर्वनाम का, मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, और तीसरा है सीमा मौसी के लिए तो उन्होंने। इन नामों का उपयोग किया गया है। प्रश्न तीसरा है कि नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपको समझ में आया ना। यानी कि मेरे नाम की जगह यदि मेरा नाम क्या है तो जिग्ना, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैम कह के बुलाएंगे तो मेरे नाम की जगह जो शब्द प्रयोग होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे किसी लड़की को बुलाना है तो मैं उसे कहूँगी कि रीना यहाँ आओ, तो वो रीना हुई। तो रीना है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब मैं ये कहूँगी कि तुम यहाँ आओ तो तुम शब्द जो है वह सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम किसे कहते हैं वह अच्छी तरह से समझ में आ गया ना कि नाम की जगह यानी कि सर्वनाम की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 4 वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर लिखिए। पहला है मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो इसमें बोलने वाले यानी कि मुझे, हम मैच जीत गए तो इस वाक्य में हम, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं तो तुम्हारी, वह कैप्टन है तो वह, उसने एक लंबा छक्का लगाया तो उसने। प्रश्न 5 आपको दिया गया है। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। यानी कि जो शब्द खुद के लिए प्रयुक्त हुआ है वह लिखना है। पहला है अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया तो स्वयं। दूसरा है मैं अपने आप चला जाऊंगा तो मैं। तो इन दो वाक्यों में आप देख सकते कि खुद के लिए यह उपयुक्त हुए हैं यानी कि निजत्व का भाव बताते हैं। इसके नीचे आपको दिया गया है इतना जानिए, जिसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में समझ दी गई है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हें 3 प्रकार के पुरुष में रखा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? तो मैं, हम, मुझे, हमें, यह आदि शब्द जो हमारे लिए हैं वह उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारे, जो सुनने वाले यानी कि सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। और अन्य पुरुष जो कोई तीसरा ही है जिसे हम वह, वे, उसे, उन्हें इन शब्दों के द्वारा जानते हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुष के द्वारा हम सर्वनाम की पहचान कर सकते हैं। और आपकी पुस्तक में दूसरा प्रकार दिया है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे हमने प्रश्न 5 में जो वाक्य दी है वो निजवाचक सर्वनाम के थे कि जिसमें निजत्व, अपनेपन का भाव हो और उसका भी बोध होता हो। तो ऐसे वाक्यों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको 4 उदाहरण दिए गए। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वह आप ही चला गया, वे खुद चले गए। इन वाक्यों में स्वयं, चला, अपने आप और खुद, ये 4 शब्द जो है वह निजत्व का भाव बताते हैं यानी कि वह निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। तो आपने इस वीडियो में सर्वनाम की समझ भी
प्राप्त की। तो यह सर्वनाम आपको अपनी नोट में अच्छी तरह से लिखने हैं और समझ में भी रखने हैं, ताकि आपने छठी कक्षा में भी यह सर्वनाम सीखे हुए हैं। तो उसकी व्याख्या क्या होगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। गृह कार्य में आप अभ्यास प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 लिखेंगे अभ्यास के। स्वाध्याय में आप प्रश्न 1, प्रश्न 2 और भाषा सत्ता जो मैंने आपको सिखाई वो संपूर्ण लिखनी है। और जो इतना जानिए में आपको 2 प्रकार दिए गए हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के, वह भी आपको अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। अस्तु।